हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। किसी भी देश के लिए उसके अंतर्गत जो उत्पादन है खाद्यान्नों का बहुत महत्वपूर्ण होता है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश में रहने वाले लोगों के लिए खाद्यान्न का उत्पादन ये निर्धारित करता है कि उस देश के अंतर्गत जो आपूर्ति है किस तरह से निर्धारित हो पाएगी या फिर उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन वहीं पर जो उत्पादन है, उत्पादन के हिसाब से अगर डिमांड नहीं आती है या फिर उसकी सप्लाई बाधित होती है तो भी समस्या है। अब सप्लाई के लिए एक व्यवस्था हो सकती है कि देश के अंदर ही उसका कंजम्पशन यानी उपभोग कर लिया जाए या फिर उसको किसी अन्य देशों को निर्यात कर दिया जाए। अब दूसरे देशों के द्वारा या दूसरे देशों के लिए जो निर्यात है वो भी इस पर निर्धारित करेगा कि उनकी डिमांड कितनी है या उनकी आवश्यकता कितनी है। ऐसे में भारत के संबंध में जो कृषि से संबंधित निर्यात है उसको लेकर के कुछ डेटा हमारे सामने आया है जिसको आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे जिस पर। और इस डेटा के अंतर्गत क्या क्या जरूरी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए, परीक्षाओं में आपसे क्या पूछा जा सकता है, इस डेटा को लेकर के हम जानेंगे। तो डेटा को लेकर के काफ़ी सारी शीट्स है, घबराना नहीं है, आराम से एक एक करके समझ लेंगे। बेसिक बातें हैं उनको जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो टॉपिक है वह है, क्या कहता है भारत का नवीनतम कृषि निर्यात डेटा। डेटा में कई सारी बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। व्हाट इंडियाज लेटेस्ट फार्म एक्सपोर्ट डेटा शोज, ये न्यूज़ आई है, इंडियन एक्सप्रेस से ली है हमने। तो चर्चा में क्यों है इस पर थोड़ी सी और बात करते हुए फिर जानेंगे कि सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, कितना हमारे अंतर्गत देश में उत्पादन है और उत्पादन के हिसाब से कितना हम निर्यात कर रहे हैं। निर्यात में भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भारत के निर्यात को बढ़ा रही हैं, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं या फिर हमारा उत्पादन है जहाँ पर गिरावट आ रही है, इसका प्रभाव कैसे होगा, क्या इसके निहितार्थ होंगे, इनको जानेंगे। निर्यात के क्या बढ़ने की वजह है, आयात किस तरह से घट रहा है या बढ़ रहा है, और एक सवाल जो कि आपसे प्रीलिम्स से और एक सवाल मेंस में पूछा जा सकता है, चूंकि यह विषय दोनों ही क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों ही पेपर्स के लिए है। जीएस पेपर 3 आर्थिक विकास और आयात निर्यात और प्रीलिम्स 2023 नज़दीक है, डेटा भी इसी साल से संबंधित है तो और ज़रूरी हो जाता है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि डेटा सामने आया है तो चर्चा की ही जाएगी। भारत का कृषि निर्यात जो कि बढ़ने के स्तर पर उसकी जानकारी मिली है, लेकिन कृषि निर्यात अगर बढ़ रहा है तो एक जो समस्या है वो ये बताई गई है कि भारत का जो आयात है, आयात भी बढ़ रहा है। तो अभी अगर हम इसका ओवरऑल निष्कर्ष निकालें कि जो हमारा आयात और निर्यात का जो आंकड़ा है उसमें अभी हमारा जो कुल व्यापार है दोनों ही स्तर पर वो सरप्लस में है, यानी कि हमारा निर्यात ज़्यादा है। लेकिन इस सरप्लस के अमाउंट में अब धीरे धीरे गिरावट आती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर आयात बढ़ने लग जाएगा तो जो सरप्लस अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और अगर एक स्थिति के बाद आयात पूरी तरह से निर्यात से ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम कहेंगे हम घाटे की स्थिति में आ गए हैं। अभी के लिए बहरहाल अधिशेष है लेकिन उसमें गिरावट दिखती है। क्या कहते हैं, तो अप्रैल से दिसंबर 2022 के लिए कृषि निर्यात का मूल्य बताया गया है 39 बिलियन डॉलर, और पिछले साल से अगर आप इसकी तुलना करेंगे इसी समय से अप्रैल से दिसंबर 2021 के लिए तो ये था 36.2 बिलियन डॉलर, यानी इसमें कुछ उछाल आया है। अब चूंकि इस वक्त हम फरवरी महीने में हैं तो हमारे पास जो डेटा है वो किस वित्त वर्ष के लिए है, 2022-23 की तुलना की गई है, और इसमें भी जो समय लिखा है वो आप समझिए कि अप्रैल से दिसंबर, क्योंकि फिर जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीनों का अभी डेटा पूरी तरह से नहीं आया होगा। जब आ जाएगा तो फिर उसके आधार पर भी पूरे वर्ष की, पूरे इस वित्तीय वर्ष की तुलना की जाएगी। यानी कि इसके हिसाब से अगर देखें तो कृषि निर्यात का जो मूल्य है 39 बिलियन डॉलर इस समय अंतराल में हुआ है और इसमें 7.9% की वृद्धि हुई है। और वर्तमान दर पर अगर इसी तरह यह आंकड़ा चलता रहा तो 2021-22 में हमने जो रिकॉर्ड हासिल किया था 50.2 बिलियन डॉलर निर्यात का, उसको भी हम पार कर सकते हैं, यह अनुमान लगाया गया है। अगर आयात को देखेंगे तो इसी समय के दौरान अप्रैल से दिसंबर 2022 में हमारा आयात 27.8 बिलियन डॉलर का है, जहां पर अप्रैल से दिसंबर इसी समय काल में पिछले साल से अगर इसकी तुलना करते हैं तो ये 24.1 बिलियन डॉलर था, यानी इसमें भी आपको दिख रहा है कि उछाल आया है, लगभग 15.4% की वृद्धि हुई है। तो शुरुआत में जो हमने कहा कि अधिशेष में हमारे कमी आती हुई दिखेगी। अब इसको एक चार्ट में देखें तो हमें विगत कई वर्षों का डेटा मिल जाता है एक्सपोर्ट का, यानी कि
जो हमारा निर्यात है, जो आयात है और जो हमारा व्यापार अधिशेष है। साल अगर आप 2012-13 और 13-14 को देखेंगे, इन दो फाइनेंशियल ईयर्स में, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से इंपोर्ट के, और यहाँ पर जो सरप्लस है वो भी ज़्यादा है। आंकड़ों पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये समझ लेते हैं कि कितना ज़्यादा है और कितना कम है। फिर आप अगले 2014-15, 15-16 और 16-17 में देखेंगे तो इसमें गिरावट आती हुई दिखेगी इन वर्षों में। जो सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, अगर आप 2022 तक भी आकर के देखेंगे और 2012-13 से देखेंगे, सबसे ज़्यादा गिरावट आपको दिखती है 2016-17 में। जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 33,696.83 का हुआ और इंपोर्ट था 25,643.40, यानी अंतराल में जो कमी है वो यहाँ पर आपको दिखती है, सरप्लस सबसे कम। अब सरप्लस आकर के 2020-21, 2021-22 पे आपको बढ़ता हुआ जरूर दिखेगा, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से तुलना करेंगे 2013-14 से तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, यानी अभी भी उम्मीद और ज़्यादा थी हमारे पास। बहरहाल इसमें अलग अलग कारक हैं, इसके गिरने के और इसके बढ़ने के, उन पर भी बात करते हैं। अब जो निर्यात के संचालक हैं, यानी हमारा अगर एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है तो इसमें प्रमुख रूप से जो भागीदारी है किन चीज़ों की है, इसमें दो नाम दिए गए हैं। कृषि निर्यात वृद्धि में दो बड़े योगदानकर्ता चावल और चीनी, याद रखिएगा, चावल और चीनी इस साल के लिए महत्वपूर्ण रोल में है और इनकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। चावल 2021-22 में 9.66 बिलियन डॉलर मूल्य के 21.21 मिलियन टन का हमने निर्यात किया था, यानी ये अभी तक का सबसे ज़्यादा निर्यात जोड़ा जा रहा है। कितने का किया था? 9.66 बिलियन डॉलर का, और मात्रा थी 21.21 बिलियन टन। इसमें भी अगर आप बासमती चावल और गैर बासमती चावल को देखेंगे तो भी एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है, जहां पर बासमती चावल की वजह से जो हमारा निर्यात है वो ज़्यादा बढ़ा है, यानी इसके निर्यात में ज़्यादा उछाल आया है। गैर बासमती चावल को देखिए 17.26 मिलियन टन इसकी जो निर्यात हुआ है हमने किया है, और ये 6.12 बिलियन डॉलर का हुआ। तो ये गैर बासमती। अब बासमती पे देखें तो 3.54 बिलियन टन। लेकिन ये भी देखिए कि इसकी जो मात्रा है इसकी कीमत में कितना ज़्यादा अंतर लाती है। यहाँ पर 17.26 मिलियन टन का निर्यात किया गया था और यहाँ पर 3.95 मिलियन टन का ही निर्यात है, लेकिन मूल्य में लगभग उसके काफ़ी करीब है। तो अप्रैल और दिसंबर 2021 में देखेंगे, अप्रैल से दिसंबर 2021 में तो 2.38 बिलियन टन था, जबकि अप्रैल से दिसंबर 2022 में इसमें ठीक ठाक वृद्धि हुई है, 3.34 बिलियन डॉलर। ये बासमती वाला आंकड़ा है। अब गैर बासमती को देखेंगे तो इसमें 4.51 बिलियन डॉलर था ये इसी समय काल में, और इसमें 4.66 बिलियन डॉलर ही वृद्धि हुई है, यानी ओवरऑल वृद्धि भी अगर आप देखते हैं तो बासमती चावल में ज़्यादा हुई है। अब ये स्टेटमेंट के रूप में लिखा जा सकता है कि इसने इतने समय काल में इतनी वृद्धि उसमें हुई है। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर इसका सवाल जब देखेंगे तो आइडिया लगेगा। अब चीनी का अगर आप देखें तो चीनी में 2021-22 में जो निर्यात है 4.60 बिलियन डॉलर था। अगर आप पिछले 4 वित्तीय वर्षों से इसकी तुलना करेंगे तो इसमें आपको लगातार वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, और फिर यहाँ तक आया है। अप्रैल से दिसंबर 2021 में 2.78 बिलियन डॉलर था, और इसी समय काल में 2022 में 3.99 बिलियन डॉलर हो गया, यानी 43.6% की इसमें वृद्धि हुई, जो कि आपको चावल से भी कहीं ज़्यादा दिखाई देगी। अब 2022-23 में ही अगर हम समुद्री उत्पाद निर्यात देखें, यानी कि चावल और चीनी के अलावा कुछ चीज़ों को देखें, तो ये दिखाई देगा, और गेहूं का निर्यात भी आपको दिखाई देगा कि इसमें वृद्धि हुई है। अप्रैल से दिसंबर 2021 में 6.12 बिलियन डॉलर का निर्यात, और 2022 में 6.29 बिलियन डॉलर। बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी वृद्धि है, यानी गिरावट नहीं है। गेहूं का निर्यात 1.45 बिलियन डॉलर से 1.51 बिलियन डॉलर तक आया। इसमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं कहेंगे, लेकिन वृद्धि है, क्योंकि कुछ उत्पाद ऐसे भी हैं जिनमें गिरावट आई है, निर्यात में गिरावट है, जैसे कि भैंस के मांस का जो शिपमेंट का मूल्य है उसमें गिरावट है। अप्रैल से दिसंबर 2021 में अगर आप देखते हैं तो ये 2.51 बिलियन डॉलर था, जो कि इस साल के हिसाब से, यानी इसी समय काल में 2.39 बिलियन डॉलर हुआ, 5.1% की गिरावट। ये दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है कि किन उत्पादों में गिरावट आई है निर्यात में। मसालों में देखेंगे, मसालों में भी गिरावट है 6.7% की, जो कि इसी समय काल में 2.95 बिलियन डॉलर था,
अप्रैल से दिसंबर 2021 में अब वो जाकर के 2.75 बिलियन डॉलर तक आ गया, तो इसका भी निर्यात घट रहा है। अगर आयात को आप देखेंगे तो आयात में आपको दिखता है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जहां पर वृद्धि हो रही है, हमें बाहर से लेना पड़ रहा है। पहला वनस्पति तेल, दूसरा काजू और तीसरा कपास। ये तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वनस्पति तेल के आप आयात को देखिए 2020-21 में 11.09 बिलियन डॉलर था, जो कि 21-22 में 18.99 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। काजू में देखें तो अप्रैल से दिसंबर 22 के दौरान आयात 1.64 बिलियन डॉलर 2021 की तुलना में बढ़ा है, क्योंकि 2021 में जो आयात था हम कम कर रहे थे 996.49 मिलियन डॉलर, और ये बढ़ गया है लगभग उससे 1.5 गुने से ज़्यादा। 64.6% की वृद्धि हुई है इसमें। और निर्यात देखेंगे इसका तो पहले हम 344.61 मिलियन डॉलर का निर्यात करते थे काजू का ही, जो कि घट गया है 259.71 मिलियन डॉलर हो गया है इस समय काल में। तो काजू का हम निर्यात भी करते थे, उसमें गिरावट आ रही है और आयात हमारा बढ़ रहा है। और तीसरा फैक्टर जो है वो है कपास का। तो 2011-12 में कपास का जो निर्यात है वो 4.33 बिलियन डॉलर था। अगर आप पीछे देखेंगे तो 2016-17 तक और 2019-20 तक इसमें ठीक ठाक गिरावट आती है, यानी इस निर्यात से हमारा निर्यात घटता गया और 1.62 बिलियन डॉलर पहुंचा 16-17 में, और 2019-20 में 1.6 बिलियन डॉलर। हालांकि उसके बाद इसमें वृद्धि हुई है 2020-21 में और 21-22 में, लेकिन फिर भी इतनी वृद्धि नहीं हुई है और हमें इसका जो आयात है वो कहीं ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो अगर आप इस वित्तीय वर्ष में देखेंगे तो अप्रैल से दिसंबर में इसका जो निर्यात था 512.04 मिलियन डॉलर हो गया था गिर करके, और जो आयात है वो 414.59 मिलियन डॉलर से बढ़कर के 1.32 बिलियन डॉलर हो गया। यानी ये बात कही जा सकती है कि जहां पर हम पहले इसके शुद्ध निर्यातक थे, अब वहां पर इसकी शुद्ध आयातक हो गए हैं। ये लाइन महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से समझिएगा कि जहां पर हम पहले प्रॉपर एक्सपोर्ट कर रहे थे कपास का, अब वापस से पूरी तरह से इसका इंपोर्ट कर रहे हैं। शुद्ध निर्यात यानी कि हमारा जो आयात है वह पूरी तरह से ज़्यादा है हमारे निर्यात से, और जो निर्यात है वह कहीं ज़्यादा कम है। अब इसके निहितार्थ क्या है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र का जो खाद्य और कृषि संगठन है FAO, ये खाद्य मूल्य सूचकांक निकालता है। इसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि गिरावट कहाँ पर आई है। इसमें जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो 2014 से 2016 तक का इन्होंने एक बेस ईयर लिया है, जिसमें पॉइंट्स दिए हैं 100। ठीक है, तो जो वैश्विक महंगाई है उससे कैसे हमारा जो निर्यात है वो डील करता है। यानी हमारा निर्यात तो बढ़ता है, लेकिन अगर महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें निर्यात बढ़ा हुआ दिखता है उसकी कीमतों के मामलों में, क्योंकि अगर वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ रही हैं तो हमारा निर्यात जितना है उसकी हमें कीमत ज़्यादा मिलेगी, तो हमें लगेगा निर्यात ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा भी देखने वाली चीज़ है। अगर आप एक्सपोर्ट देखेंगे 2012-13 और 13-14 में तो 41.73 बिलियन डॉलर था, जबकि पॉइंट्स 122.51, और यहाँ पर 43.25 और पॉइंट्स 119। उसके बाद इसमें आती है गिरावट यहाँ तक, और फिर इसमें वृद्धि तो हुई है 41.90, और जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो 102.48, और उसके बाद अब 2021-22 में 50 आया है, लेकिन जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो और ज़्यादा बढ़ गया है 132.98। अब ये अनुमान हो सकता है कि हमारा जो निर्यात है धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ आपको दिखेगा जो हमारा कृषि निर्यात है बेसिकली अगले कुछ महीनों में इसमें कमी आ सकती है, और जो आयात है वो बढ़ता हुआ दिख ही रहा है, और मेजर तौर पर किन किन उत्पादों की वजह से बढ़ रहा है। तो नीति निर्माताओं की जो नीतियां हैं वो कुछ बदल सकती हैं। ये भी बात है कि जो हमारा अभी का पॉलिसीज़ है हमारी उपभोक्ताओं को समर्थन देने के लिए है, यानी कि हम ऐसे निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हैं ताकि भारत के अंतर्गत कीमतों में वृद्धि ना हो या कुछ चुने हुए उत्पादों पर। तो अब ये हो जाएगा उल्टा, मतलब कि अब निर्माता समर्थक हो सकता है जहां पर हम इंपोर्ट को कम करने लग जाएं, इंपोर्ट्स के खिलाफ सुरक्षा टैरिफ कुछ खास वस्तुओं को लेकर के लगा दे, ताकि जो निर्माता है उनके ऊपर दबाव ना पड़े, उनके लिए प्रतिस्पर्धा ना बढ़े। ये एक बड़ी चीज़ है। दूसरा, सरकार को कपास और खाद्य तेलों के लिए कुछ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जो भारत के अंतर्गत उपभोक्ता है वो भी प्रभावित होंगे, और नई GM तकनीकों को लेकर के भी कुछ बातें कही गई हैं, क्योंकि हमने पहली पीढ़ी की कपास को तो परमिशन दे दी थी, लेकिन उसके बाद जो अन्य तरह से GM फसलें अपनाए जाने की बात कही गई थी
उसमें अभी तक मंजूरी नहीं दी है। हालांकि इसके प्रभावों को और ठीक तरह से देखना होगा। अभी के लिए ऐसा कहा गया है कि भारत के अंतर्गत ऐसी फसलों को और तकनीकों को मंजूरी न मिलने के चलते ये इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। तो खाद्य तेलों को लेकर के एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। अगर आवश्यकता पड़े तो जीएम क्रॉप्स को लेकर के भी ध्यान देना चाहिए, जैसे जीएम सरसों को लेकर के बात हो रही थी, हाइब्रिड सरसों। हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो तय बाद में होगा कि इस पर क्या निर्णय आता है और सरकार किस हिसाब से इस पर नीतियां बनाती है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था। इसके अंतर्गत जो जो डेटा है उस पर हमने बात की। एक प्रश्न देखें, फिर थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी कि प्रश्न कैसा बन सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत कपास के शुद्ध निर्यातक से शुद्ध आयातक बन गया है। दूसरा स्टेटमेंट, विगत वर्षों में भारत के मसालों का निर्यात कम हो रहा है जबकि आयात में वृद्धि हो रही है। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट इसके पहले यूपीएससी ने भी पूछे हैं। तो कुछ ऐसे वेग हो सकते हैं जहां पर ये आ सकता है कि विगत कई वर्षों से, विगत 10 वर्षों से बढ़ रहा है या घट रहा है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा तो आप समझ पाएंगे। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है, जो हमने डिस्कशन किया है उसके आधार पर इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न मेंस का है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के कृषि निर्यात आंकड़ों पर चर्चा करते हुए इसके नीतिगत निहितार्थ बताइए। कुछ बेसिक बातों को आपको बता देना है, किन चीज़ों का आयात बढ़ा है, किन चीज़ों का निर्यात बढ़ा है, क्या इससे नीतिगत बदलाव हो सकते हैं। तो उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। शुक्रिया।